त्रिशा उससे बहुत डरती थी, लेकिन आज उसे किसी बात की परवाह नहीं थी और वह उसके पास आ गई। यह सिर्फ उस बच्चे की वजह से ही हो सकता था। वो बच्चा, उसे कुछ हुआ है क्या? ये ख्याल आते ही अभिमन्यु का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से त्रिशा की पीठ थपथपाई। पहले मुझे जाने दो। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? इस पल त्रिशा की समझदारी लगभग खत्म हो गई थी। उसने गुस्से, घृणा और नफरत में अपने होंठ काटे। अभिमन्यु को घूरते हुए उसकी लाल आंखें आंसुओं से भर गई थीं। वह अब अभिमन्यु को तब तक बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी जब तक कि वह यह न बता दे कि अभय कहाँ है। लेकिन यह सच था कि वह अभिमन्यु को जान से नहीं मार सकती थी। आखिर में त्रिशा ने उसे जाने दिया। त्रिशा ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना चेहरा इतनी जोर से रगड़ा कि वह लाल हो गया। अभिमन्यु ने अपनी गर्दन को ढंक लिया और बैठने से पहले 2 बार खांसा। त्रिशा, पहले तुम रोना बंद करो। अभय के साथ क्या गड़बड़ है? अभिमन्यु ने अभय नाम पुकारने पर अपने दिल में थोड़ा अस्वीकार महसूस किया। त्रिशा ने अभय को इतना अजीब नाम क्यों दिया था? दरअसल अभिमन्यु को अभय नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसे यह नाम काफी अजीब लग रहा था। अभिमन्यु अभी यह सवाल त्रिशा से पूछना चाहता था, लेकिन अब उसे लगा कि अगर उसने पूछा तो शायद यह थोड़ा अजीब होगा। त्रिशा ने अपने दांत पीस लिए और उसे घूरने लगी। अभिमन्यु, तुम इतने काले दिल वाले क्यों हो? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तुम अभी भी कुछ भी न जानने का दिखावा कैसे कर सकते हो? अभिमन्यु अवाक रह गया। दरअसल वह कहना चाहता था, बेवकूफ लड़की, तुम्हें अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं और भी काला हो सकता हूँ। अभिमन्यु ने अपनी आंखों को छोटा करके त्रिशा को देखा, लेकिन उसके रोते हुए चेहरे को देखकर अभिमन्यु ने आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि अब अभिमन्यु को भी थोड़ी चिंता होने लगी थी। उसे नहीं पता था कि अभय के साथ क्या हुआ है। अभिमन्यु ने पूरे पेशेंस के साथ त्रिशा को समझाया, मैं कल रात से लेकर आज दोपहर तक अपने बिजनेस मीटिंग में बिजी था। वहां से वापस आने के तुरंत बाद मैं सो गया। मैंने तो आज अभय को देखा तक नहीं है। अभिमन्यु त्रिशा की बात सुनकर परेशान हो गया था। उसका लिटिल खरगोश गायब हो गया था। अभय अभी केवल 4 साल का था। हालांकि वह इस छोटी सी उम्र में भी बाकी बच्चों से वह काफी चालाक था। अभिमन्यु को यकीन था कि अगर वाकई कुछ हुआ होगा तो अभय कोई सुराग जरूर छोड़ेगा। वही त्रिशा, उसको अभिमन्यु पर अभी भी बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह चिल्लाई, अभिमन्यु रायजादा, मुझसे झूठ मत बोलो। किंडरगार्टन के टीचर ने कहा है कि मिस्टर रायजादा के बॉडीगार्ड से आए थे और वो ही अभय को लेकर गए थे। तो अब कुछ भी न जाने का नाटक मत करो। मुझे मेरा बेटा लौटा दो अभिमन्यु। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर त्रिशा बोल क्या रही है। वह गुस्से में ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अगर वह बच्चे को वहां से लेकर आता तो फिर उसे नाटक करने की क्या जरूरत थी? उसके सभी आदमी यहाँ थे और वह बिना उसके इशारे के अभय को छूने तक की हिम्मत नहीं करते। अभिमन्यु जल्दी से त्रिशा को दोबारा समझाने की कोशिश की। त्रिशा, शांत हो जाओ। मैंने वाकई कभी भी अभय को तुमसे छीनने की कोशिश नहीं की। त्रिशा अभिमन्यु के सीने में अपने छोटे छोटे हाथों से मारते हुए कहा, नहीं, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता चल चुका है कि अभय तुम्हारा बेटा है, इसलिए अब तुम उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर ले जाना चाहते हो। अभिमन्यु त्रिशा के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, ठीक है, तो तुम आज यह मानती हो कि अभय मेरा बेटा है ना? तुमने इतने सालों से उसे मुझसे छुपा कर रखा। मुझे कभी पता नहीं चलने दिया कि मेरा एक बेटा भी है। हाँ बोलो। त्रिशा ने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं, वह तुम्हारा बेटा नहीं है। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो जल्दी करो और मुझे अभय लौटा दो। वह मेरी जिंदगी है। अगर तुम उसे ले जाओगे तो मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी? क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं ताकि तुम निश्चिंत हो सको? अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो तो ठीक है, तुम पहले मुझे मार दो, इसके बाद अभय को ले जाना, क्योंकि मेरे जीते जी तुम मुझसे अभय को दूर नहीं ले जा सकते। त्रिशा के शब्द को सुनते ही अभिमन्यु के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। इस बेवकूफ लड़की की हिम्मत कैसे हुई खुद को मरने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की? अभी त्रिशा को जोर से डांटना चाहता था, लेकिन त्रिशा की हालत ऐसी नहीं थी कि उस पर गुस्सा किया जा सके। इसलिए अभिमन्यु ने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने चेहरे को एक बार फिर से पहले की तरह शांत बनाया। उसने सोचा कि एक बार अभय के मिलने के बाद वह त्रिशा को इस बात की पनिशमेंट जरूर देगा। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया
और फिर अपने सख्त आवाज में त्रिशा से बोला, मैंने अभय को नहीं छिपाया है, लेकिन मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। त्रिशा अभिमन्यु से लड़ते लड़ते थक चुकी थी, जिससे त्रिशा की हरकतें धीमी होती गईं। अंत में उसने अभिमन्यु की आस्तीन पकड़ी और रोते हुए उससे विनती की, अभिमन्यु, क्या तुम अभय को मुझे वापस दे सकते हो? और वैसे भी तुम इतने सालों से अभय से नहीं मिले हो, इसलिए वह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण भी नहीं होना चाहिए। तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम जो चाहो वो ले सकते हो, लेकिन मेरे लिए मेरा बेटा सब कुछ है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, अभय को मुझे वापस दे दो। एक एक करके त्रिशा के गालों से आंसू बहने लगे। त्रिशा टूटने की कगार पर आ गई थी। अभिमन्यु का दिल बेचैनी से भर गया था। उसने त्रिशा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका चेहरा अपनी चेस्ट से सटा लिया और अपनी गहरी आवाज में त्रिशा से बोल, त्रिशा, अभय बेटा है मेरा, भले ही मुझसे इतने सालों से दूर रहा, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम आसानी से अपने इमोशंस दिखा लेती हो, और मैं अपने इमोशंस दिखा नहीं पाता। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अभय से प्यार नहीं करता। मैं अभय से उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम उससे करती हो, और वह मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वह तुम्हारे लिए है। अभिमन्यु ने एक नजर त्रिशा को देखा और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, त्रिशा, कोई भी आदमी चाहे कितना ही बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, या फिर चाहे उसके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, इनमें से कोई भी चीज उसके खुद के बच्चे की जगह नहीं ले सकता। मैं पैसे से एक बेटा कभी नहीं खरीद सकता, लेकिन मैंने यह कभी नहीं चाहा कि अभय तुमसे दूर हो जाए या फिर मैं अभय को हमेशा के लिए तुमसे छीन लूं। अभय तुम्हारे पास था और तुम्हारे पास ही रहेगा। उसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। त्रिशा ने अभिमन्यु की बातों को काफी ध्यान से सुना, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। वह अभी भी उसके चेस्ट में घुसी हुई थी और रो रही थी। त्रिशा के आंसू अभिमन्यु की चेस्ट पर गिर रहे थे। त्रिशा अभिमन्यु के ऊपर काफी अजीब से पोजीशन में बैठी हुई थी और अभिमन्यु उसकी बॉडी को अपने ऊपर फील कर सकता था, लेकिन वह अभी भी त्रिशा को जाने नहीं दे पा रहा था। हालांकि अब अभिमन्यु अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब से चेंज महसूस होने लगे थे, लेकिन अभिमन्यु को पता था कि यह समय खुद के बारे में सोचने का बिल्कुल नहीं था। उसे तो अभी केवल त्रिशा और अभय के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए उसने अपने मन की इस फीलिंग को जैसे तैसे कंट्रोल किया। अभिमन्यु का दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उस पर किसी भारी चीज का बोझ हो। उसे नहीं पता था कि त्रिशा को यह कैसे समझाए ताकि वह उस पर विश्वास करे। अभिमन्यु को त्रिशा के चेहरे को देखते हुए अचानक महसूस हुआ कि उन दोनों के बीच एक दीवार थी। यह अदृश्य थी, लेकिन यह असामान्य रूप से मजबूत थी। त्रिशा अभिमन्यु के पास तब आई थी जब वह सबसे ज्यादा निराश हो चुकी थी और उसे लगा कि वह अपने जीवन का सबसे कीमती इंसान खोने वाली है। वहीं रोते हुए त्रिशा सोच रही थी कि 20 साल की उम्र से पहले उसका जीवन रातों रात बर्बाद हो गया था। अभय की वजह से त्रिशा को नई उम्मीद मिली और वह इस बच्चे की वजह से फिर से जीना सीख गई थी। यह कहने के बजाय कि त्रिशा ने अभय को पाला, यह ऐसा था जैसे अभय ने उसे बचाया था। उसे गहरी नाउमीदी से एक उम्मीद के प्रकाश में धकेला था। त्रिशा अभिमन्यु के ऊपर से उठकर खड़ी हो गई और दीवार का सहारा लेकर वहीं पर रोने लगी। अभिमन्यु ने त्रिशा के दोनों बाहों को पकड़ते हुए कहा, त्रिशा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बच्चे को ले जाना चाहता तो क्या मैं तब भी यहाँ तुम्हारा इंतजार करता कि तुम मुझे ढूंढो? अगर मैं सच में अभय को ले जाना चाहूँ तो तुम उसे अपने जीवन काल में कभी नहीं पा सकोगी। त्रिशा मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी क्योंकि अभिमन्यु ने उसे पकड़ रखा था। अभय कहीं खो गया था और त्रिशा वास्तव में पागल हो रही थी। उसने बुदबुदाया, मुझे नहीं पता, तुम बहुत डरावने हो। अभिमन्यु रायजादा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मुझे मेरा अभय चाहिए। मुझे मेरा अभय वापस दो, कहीं से भी ला कर दो, पर मुझे मेरा अभय चाहिए। इसके बदले तुम जो चाहोगे मैं वह करूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, पर प्लीज मुझे मेरा अभय कहीं से भी ढूंढ कर दो। त्रिशा की ठुड्डी ऊपर उठी हुई थी। अभिमन्यु ने उसकी ओर देखा और पूछा, अच्छा, क्या तुम अपने शब्दों में आगे भी अडिग रहोगी? अभिमन्यु को लगा कि यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है त्रिशा को खुद के पास लाने के लिए। अभिमन्यु ने इस मौके को जाने नहीं दिया और इसे तुरंत इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। अभिमन्यु ने एक बार फिर त्रिशा से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभय को ढूंढता हूँ और तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ। बदले में फ्यूचर में मैं जो कहूँगा वह तुम्हें करना होगा। बोलो, क्या यह तुम्हें मंजूर है? त्रिशा का दिमाग खाली था।
उसे नहीं पता था कि अभिमन्यु के शब्दों का एग्जैक्टली क्या मतलब है। उसे बस अभय चाहिए था, इसलिए उसने अभिमन्यु के शब्दों पर हामी भरते हुए कहा, मैंने जो कहा है मैं वही करूंगी, मैं अपने शब्दों पर टिकी रहूंगी। बेचारी त्रिशा को तो यह भी नहीं समझ में आया कि वह चालाक अभिमन्यु के जाल में फंस चुकी है, जहां से उसके लिए बाहर निकल पाना लगभग असंभव ही था। अभिमन्यु के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई। त्रिशा, याद रखना, मैं तुम्हारे साथ बच्चे के बारे में कभी भी मजाक नहीं करूंगा। उसने त्रिशा के कंधे को दबाया और उसे बिस्तर पर बैठा दिया। अंदर आओ, अभिमन्यु ने जोर से आवाज लगाई। अगले ही पल दरवाजा खोला गया और बॉडीगार्ड्स अंदर आया। बॉस? जब उन्होंने अभिमन्यु के गंदे नाइट ड्रेस को और उसकी छाती पर पानी के धब्बे देखे तो वे सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि क्या यह वही अभिमन्यु रायजादा है जिसे ओसीडी है और वह गंदगी से हमेशा दूर रहता है। आज वह इस डिलीवरी गर्ल की वजह से इतनी गंदगी में था, फिर भी वह इस डिलीवरी गर्ल पर गुस्सा नहीं कर रहा था। यह सच में आश्चर्यजनक बात है। अभय गायब है, अभिमन्यु ने ठंडे स्वर में कहा। उसे तुरंत ढूंढो। तुम लोग पहले किंडरगार्टन जाओ, पता लगाओ कि क्या हुआ और वहां लगे निगरानी कैमरों की जांच करो। यस सर। कोलकाता के स्थानीय पुलिस से संपर्क करो और उसे ढूंढने में मदद करने के लिए कहो। ओके बॉस। सभी से कहो कि वे जो कर रहे हैं उसे रोकें और उसे ढूंढने के लिए सड़कों पर जाएं। किसी ने भी और रुकने की हिम्मत नहीं की और सारे बॉडीगार्ड्स तुरंत वहां से चले गए। अभिमन्यु ने त्रिशा को देखा और अपने दिल में आह भरी। उसने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चला गया। अभिमन्यु ने अपने कपड़े बदले और बाहर आ गया। उसने देखा कि त्रिशा अभी भी वहीं बैठी है, उसी मुद्रा में जैसा कि वह अंदर गया था। बच्चे के बिना वह अपनी आत्मा खो चुकी थी। हालांकि सामने से देखने पर वह बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन वह केवल चलती फिरती लाश की तरह बन गई थी। त्रिशा को ऐसी निराशा केवल 5 साल पहले ही महसूस हुई थी, जब उसे बताया गया था कि उसे एक लाइलाज बीमारी ब्रेन ट्यूमर है। अभिमन्यु उसके पास गया और अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। मुझे पहले से ही अभय के बारे में पता था कि वह मेरा बेटा है और मैं उसका बायोलॉजिकल फादर हूँ। अगर मैं उसे ले जाना चाहता तो क्या मैं अब तक इंतजार करता? तुम्हारे पास इस दुनिया में मैं केवल एक अकेला इंसान हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो। अभिमन्यु ने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं अब बच्चे की तलाश करने जा रहा हूँ। यहाँ आराम करो और इधर उधर मत भागो। मैं उसे जल्दी ही ढूंढकर तुम्हें सौंप दूंगा। इतना कहने के बाद वह जैसे ही पीछे मुड़ा, अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया गया था। त्रिशा ने रोना बंद कर दिया था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसने कर्कश स्वर में कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या आप जानते हैं कि हमें कहाँ देखना चाहिए? त्रिशा ने कार में बैठने के बाद पूछा। चलो पहले किंडरगार्टन चलते हैं, अभिमन्यु ने कहा। उसने तुरंत कार स्टार्ट नहीं की और त्रिशा की ओर धीरे धीरे करके झुकने लगा। अभिमन्यु ने बिना किसी एक्सप्रेशन से अपना हाथ बढ़ाया। त्रिशा सोच रही थी कि उसे अभिमन्यु पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। यह जरूर अब उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। वह अभिमन्यु को थप्पड़ मारे या ना मारे, वह ये सोच ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसकी सीट बेल्ट पकड़ी और उसे बांध दिया। इस ऑकवर्ड मोमेंट के बाद रास्ते में उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। गाड़ी में माहौल शांत और अजीब था। त्रिशा ने अपना संयम वापस पा लिया था और धीरे धीरे उसके दिल में डर की एक लकीर उभरी। उसने सोचा कि उसने होटल में अभिमन्यु के साथ क्या किया था और उसने सांस रोक ली। हालांकि इस हल्के डर की जगह जल्दी ही अभय की चिंता ने ले ली। त्रिशा ने अपनी मुट्ठियां इतनी कस लीं कि उसके नाखून उसके शरीर में धंस गए। वह खुद को दिलासा देती रही कि सब ठीक हो जाएगा, वह उसे ढूंढ लेगी। जब वे किंडरगार्टन पहुंचे तो अभिमन्यु ने किंडरगार्टन के एंट्रेंस गेट पर लगे कैमरा से जल्दी से देखा। शाम 5 बजे एक ब्लैक कार गेट पर रुकी थी। काले कपड़े पहने 3 आदमी कार से उतरे। वे वाकई अभिमन्यु के बॉडीगार्ड्स की तरह कपड़े पहने हुए थे। हालांकि वह निश्चित रूप से उसके आदमी नहीं थे। अभय उनके सामने खड़ा था और उनसे लगभग 1 मिनट तक बात करता रहा। फिर उसने टीचर से माफी मांगने के लिए अपना हाथ हिलाया और कार में बैठ गया। अभिमन्यु ने जब अभय को उस वीडियो में देखा तो उसे थोड़ी सी राहत महसूस हुई कि अभय बॉडीगार्ड्स के पीछे गया है, मतलब वह निश्चित रूप से उन लोगों को जानता था। अभिमन्यु ने कुछ बातें क्लियर करने के लिए टीचर से कुछ सवाल पूछे ताकि उसके मन में जो शक हो रहा है उसे वह क्लियर कर सके। अभिमन्यु ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया, ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करो और इस कार को ट्रैक करने को कहो।
पुलिस को इन लोगों को ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, उनके पास पहले से ही इनका डेटा होगा। अभिमन्यु ने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया। ठीक है बॉस, बॉडीगार्ड्स ने सिर हिलाया। कैसा है अभय? त्रिशा ने घबराकर पूछा। क्या तुम्हें कोई सबूत मिला? वह मेरा बेटा है, जहां भी होगा वह ठीक ही होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभिमन्यु ने त्रिशा से कहा। तुमने क्या कहा? त्रिशा ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए पूछा। अभिमन्यु ने इस बार हल्के तेज स्वर में कहा, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कार की जो नंबर प्लेट डुप्लीकेट नंबर है, और लेकिन इस कार का मॉडल काफी पुराना है, जिसे नॉर्मली हम रोड पर नहीं देखते हैं। ट्रैफिक पुलिस इस कार को डिटेक्ट करने में ज्यादा समय लगेगा, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। अभिमन्यु ने सोचा था कि यह एक्सप्लेनेशन पर्याप्त होगा। अनएक्सपेक्टेड रूप से त्रिशा, जो शांत हो गई थी, अचानक गुस्से में आ गई। अभिमन्यु, क्या तुम इंसान भी हो? अभय कहीं चला गया है, वह कहीं गुम हो गया है, और तुम कह रहे हो कि वह तुम्हारा बेटा, इसलिए वह ठीक ही होगा। मैं चिंतित क्यों नहीं हूँ? तुमने बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो तुम्हें नहीं पता कि दिल का दर्द कैसे महसूस किया जाता है। अभिमन्यु, उसकी आंखें छोटी हो गईं त्रिशा के शब्दों को सुनकर। बगल में खड़ी टीचर ने धीरे से समझाया, आप दोनों पति पत्नी अपना आपस का मामला प्लीज अच्छे से सुलझा लीजिए पहले। त्रिशा शॉक्ड हो गई। क्या पति पत्नी का मामला? कौन पति पत्नी? मैं इस भयानक अभिमन्यु रायजादा की पत्नी बिल्कुल नहीं हूँ। हम दोनों किस एंगल से एक दूसरे के पति पत्नी लग रहे हैं? इस डरावने इंसान की पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर अपने बच्चे के साथ अकेली खुश रहूं। वही अभिमन्यु ने जब टीचर की बात सुनी तो उसके दिल में मानो तितलियां उड़ने लगी हों। उसे यह शब्द सुनकर बेहद सुकून मिला था। भले ही यह अनजाने में कह गए शब्द थे, लेकिन पति पत्नी यह दो शब्द ऐसे थे जो वह न जाने कब से त्रिशा के लिए सुनना चाहता था। वह दोनों पति पत्नी और उनका बेटा अभय, 3 लोगों का एकदम परफेक्ट परिवार, यह सोचकर ही अभिमन्यु के मन में गुदगुदी होने लगी थी। अभी वह अपने सपनों के भवन में खोया हुआ था कि उसे त्रिशा की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है कि तुमने ही अभय को छिपाया है। त्रिशा ने अपने गुस्से भरी आंखों से अभिमन्यु की ओर इशारा किया। अभिमन्यु ने हाथ बढ़ाया और त्रिशा की उंगली पकड़ ली। हालांकि मैंने बच्चे को जन्म नहीं दिया, फिर भी उस बच्चे को पैदा करने में मेरी आधी मेहनत लगी है। भूलो मत, अगर मैंने मेहनत नहीं की होती तो वह बच्चा तुम अकेले कभी भी पैदा नहीं कर पाती। देखा जाए तो गलत तो मेरे साथ हुआ है, और अभी भी तुम मुझसे शिकायत करने की हिम्मत कर रही हो। त्रिशा का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना हाथ खींच लिया और वह गुस्से से कुराई। यह अभिमन्यु रायजादा बेहद बेशर्म, दुष्ट और कमीना इंसान है। त्रिशा गुस्से से अभिमन्यु को घूरा और फिर अपने पैरों को पटकती हुई बाहर चली गई। अभिमन्यु ने जब त्रिशा के चेहरे पर शर्म और गुस्से के भाव को देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। फिर उसने अपने चेहरे को नीचे करके अपने खाली हाथों को देखा और अपना सिर हिलाया। बॉडीगार्ड्स उसके पास आया और बोला, बॉस, ये कार शहर में चक्कर लगा रही थी। यह अब एक इंटरनेट कैफे के सामने खड़ी है। चलो चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट कैफे में अभय कंप्यूटर के सामने बैठा था। उसके पीछे 2 गंजे आदमी खड़े थे। वे दोनों देखने में थोड़े भयानक लग रहे थे और अपनी बाहें क्रॉस किए हुए थे। उनके चेहरे काले थे। अभय ने हाथ बढ़ाकर कीबोर्ड पर स्पेस बार दबाया। उसने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया, जिससे उसके सफेद दूध के दांत दिखाई देने लगे। अंकल, आपको अपने इस खट्टे चेहरे के साथ कोई पत्नी नहीं मिलेगी। मेरी तरफ देखो, मेरे पास भी पैसे नहीं है और ना ही आपके पास, लेकिन कोई मुझे जल्द ही पैसे भेज देगा। वह दोनों गंजे आदमी अभय की बातों को सुनकर अवाक रह गए। यह छोटू सा बच्चा उन्हें पत्नी न मिलने के लिए उन्हें ताने मार रहा था। दोनों गंजे एक दूसरे को देखने लगे। वे एक ही समय में घूमे। उनकी पीठ अभय की ओर थी। तभी 2 और टकले सर वाले आदमी उन दोनों के पास आ गए। भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है? अभी अभी आ रहे दोनों गंजे आदमियों ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पहले से खड़े 2 गंजे आदमियों ने सामने वाले 2 गंजे आदमियों की बातों पर हामी भरते हुए बोला, भाई, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह काम बहुत आसान है और तुम आसानी से पैसे कमा सकते हो? लेकिन हमने अभी तक कोई पैसे नहीं देखे हैं और आप अभी भी इस बच्चे की बात का विश्वास कर रहे हैं। अभी अभी आए 2 गंजों ने पहले वाले 2 गंजे आदमियों से कहा। पहले वाले गंजे ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा था कि मैं आसानी से पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं किसी को लेने गया तो वह एक बच्चा निकला। पहले से खड़े 2 गंजे आदमी ने निराशा से अभय की ओर देखते हुए कहा,
अब जब हमने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है तो हमें बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? क्या होगा अगर बच्चे के पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बच्चे का किडनैप कर लिया है? अभय ने स्क्रीन पर लाल और हरी रेखाओं को देखा। उसने हाथ बढ़ाया और अपने बगल में कोक पकड़ लिया और एक घूंट पिया और फिर रिलैक्स होकर चेयर पर ठीक से बैठ गया। उसने अपने छोटे हाथों से मेज थपथपाई। गंजे अंकल, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें सुन नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी ओर पीठ करके खड़े हो, ठीक है? तुम लोगों के पास सच में दिमाग है भी? क्या तुम्हारे पास कोई IQ नहीं है? दोनों गंजे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वे मुड़े। भाई, क्या वह कह रहा है कि हम मूर्ख हैं? एक गंजे ने दांत पीस लिए। हाँ, मेरी माँ भी तुमसे ज्यादा समझदार है। अभय ने सिर उठाया और उन पर प्यार से मुस्कुराया। बच्चा गोरा और कोमल था और उसके मुलायम बाल उसके माथे पर चिपके हुए थे। उसने धीरे से कहा, गंजे अंकल, मेरे पास कोक खत्म हो गया है। क्या आपके पास कुरकुरे मसाला मंच है? मुझे एक पैकेट चाहिए। चारों गंजे आंखें फाड़े अभय की तरफ देख रहे थे और उसके कॉन्फिडेंस से वह लोग हैरान थे। दरअसल चारों गुंडे इंटरनेट कैफे चलाते थे, लेकिन वे इसे अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते थे। इंटरनेट कैफे कुछ साल पहले की तरफ अच्छा नहीं चल पा रहा था। अब मूल रूप से कोई कस्टमर्स नहीं आते थे और वे सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों ने गलती से इंटरनेट पर एक पोस्ट देखी जिसमें शो में एक्ट करने के लिए लोगों को काम पर रखा जा रहा था। एक्टर को लंबा और स्ट्रांग होना आवश्यक था। शो के खत्म होने के बाद उसे 40,000 रुपए का भुगतान किया जाना था। उन लोगों ने गलती से इंटरनेट पर एक पोस्ट देखी जिसमें शो में एक्ट करने के लिए लोगों को काम पर रखा जा रहा था। एक्टर को लंबा और स्ट्रांग होना आवश्यक था। शो के खत्म होने के बाद उसे 40,000 रुपए का भुगतान किया जाना था। इन लोगों ने जब पोस्ट में दिखाई गई रकम को देखा तो वह पैसे देखकर लालच में आ गए। उन्हें लगा कि उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल इस एक्ट के लिए फिट होती है, इसलिए उन्होंने उस इंसान से संपर्क किया जिसने पोस्ट किया था। दूसरे पार्टी ने उन्हें अपने अच्छे कपड़े तैयार करने, एक अच्छी कार किराए पर लेने और समय पर सनशाइन किंडरगार्टन के एंट्रेंस गेट पर वेट करने के लिए कहा। जब वह लोग किंडरगार्टन के गेट के सामने वेट कर रहे थे तो फिर उन्होंने इस छोटे से बच्चे को अपने सामने पाया। वे लोग भी निराश थे। उन्होंने एक सूट और कार किराए पर लेने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। इसके अलावा इस बच्चे की जरूरतें बहुत अधिक थीं। उनके आने के बाद उन्होंने बच्चे के खाने और पीने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए। हालांकि वे लोग बाहर से खूंखार लग रहे थे और अच्छे लोग नहीं लग रहे थे, लेकिन वास्तव में जब से वह अभय से मिले थे वह अपने दिल में रो रहे थे। अभय ने कंधे उचकाए और अपने छोटे पंजे फैलाए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बस एक बच्चा हूँ। मेरे पास कैसे पैसे हो सकते हैं? मेरे बारे में सबसे कीमती चीज मैं ही हूँ। क्यों ना तुम लोग मुझे बेच दो, मुझे लगता है कि मैं काफी कीमती हूँ। गंजा आदमी गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम पैसे कैसे दोगे, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम पुलिस को बुलाएंगे। अभय ने पलकें झपकाई। लेकिन मैं तो बस एक बच्चा हूँ, अगर पुलिस आ भी गई तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे। अंकल, व्यापार करते समय आपको ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। चिंता मत करो, मैं सिर्फ इसीलिए आप बड़े लोगों को तंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं छोटा हूँ। वह लोग इस छोटे बच्चे की बात सुनकर बिल्कुल निशब्द थे। ये बच्चा केवल दिखने में छोटा था, लेकिन असल में ये बहुत ही चालाक बच्चा था। बच्चे, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तुमने झूठी पोस्ट क्यों की? अभय ने आह भरी। क्या आप एक बूढ़े बेटे की भावना को समझ सकते हैं जो अपनी माँ की खुशियों के लिए काफी चिंतित और परेशान रहता हो? अभय ने एक लंबी आह भरी। उसे अपनी इस छोटी सी उम्र में इतना भारी बोझ नहीं उठाना चाहिए था। उसको आखिरकार पता चल गया कि उसका कंजूस पिता दूसरों के सामने बेहद घमंडी और क्रूर था। वह ठंडा और पागल था और उसकी बुद्धि राक्षसी थी, लेकिन उसकी माँ के सामने अभिमन्यु के सारे तरीके बेकार थे। जहाँ तक उसकी माँ का सवाल है, जब भी वह उसके पिता को देखती तो उसके पैर कांप उठते। वह बोलने या सिर उठाने की हिम्मत नहीं करती थी। यह भी एक बड़ी समस्या थी। अगर वह दोनों इसी गति से चलने वाले थे तो फिर उन दोनों को पास देखने का सपना हमेशा सपना ही रह जाता। इसलिए गंभीर मामलों का इलाज कारगर दबाव से करने की जरूरत थी। गंजे आदमी ने काफी फ्रस्ट्रेशन के साथ अभय से पूछा, तुम कब से कह रहे हो कि तुम्हारे पीछे कोई बहुत अमीर इंसान है
जिसके पास बहुत पैसा है और वह हमें हमारे सारे पैसे दे देगा, लेकिन वह कहाँ है? जिस आदमी को पैसे देने हैं वह आ रहा है। अभय ने आलस के साथ जवाब दिया, उसके आने से पहले तुम लोग मेरी खातिरदारी करो। अगर मैं खुश हो गया तो उस आदमी से मैं तुम लोगों को और भी ज्यादा पैसे दिलवा दूंगा और तुम लोग अमीर हो जाओगे। इसलिए जल्दी करो और जो मैं कह रहा हूँ वह सामान लेकर आओ। गंजे आदमियों ने एक दूसरे को देखा और लाचार होकर सर दिया। उन्हें नहीं पता था ये बच्चा सही कह रहा है या नहीं, लेकिन वह लोग फिर भी मुड़कर चले गए। जब वे वापस आए तो उनके पास कोक, आलू के चिप्स, चॉकलेट और कुछ अन्य स्नैक्स थे। गंजे आदमी ने कोक की बोतल खोली और अभय की तरफ बढ़ा दी। आधे घंटे बाद अभय ने जल्दी से कंप्यूटर पर स्टॉक मार्केट चेक किया और वहां की आईडी पर एक मैसेज छोड़ दिया। उसने जल्दी से त्रिशा के आईडी कार्ड और बैंक कार्ड का इस्तेमाल करके खाता खोला, लेकिन अब खाते में कोई पैसा नहीं था। अभय ने अपनी छोटी उंगलियों से मेज को थपथपाया। आज एक अच्छा अवसर था। अगर वह इस अवसर को चूक गया तो उसके लिए अपनी माँ के सामने स्टॉक मार्केट को चलाना आसान नहीं होगा। अभय ने उन दो गंजे आदमियों की ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें अचानक से जगमगाते सितारे की तरह चमक उठी। वह ईमानदार और ब्राइट लग रहा था। अभय ने उन गंजे आदमियों की तरफ देखते हुए बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोला, अंकल, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? हाँ, गंजे आदमी ने अपना सिर हिलाया। क्या आप एक पत्नी चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। अंकल, क्या आप उन लोगों को अपने पैरों तले रौंदना चाहते हैं जो आपको नीची नजर से देखते हैं? हाँ। इस बार सभी गंजे आदमियों ने एक साथ अपना सिर हिलाया। अभय ने मेज पर जोर से अपने हाथ पटक दिए और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बहुत बढ़िया, फिर ये मौका सिर्फ तुम लोगों के लिए है। तुम्हारे सामने केवल एक ही बार मिलने वाला अवसर है। मेरे पास एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। यह एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है और बहुत बड़ा प्रॉफिट है। मैं 2 लाख का निवेश करूंगा और महीने के अंत तक इसे 10 गुना बढ़ा दूंगा। जितना ज्यादा मैं निवेश करूंगा उतना ज्यादा मैं कमाऊंगा। अभय ने एक छोटी सी उंगली उठाई और उन लोगों के सामने लहराई। इसके अलावा इसमें कोई जोखिम नहीं है। यह एक पक्की जीत है। यदि आप इस मौके को चूक गए तो आपको निश्चित रूप से अपने जीवन के बाकी बचे हुए सालों में इसके लिए बहुत पछतावा होगा। हाँ, गंजे भाई दंग रह गए। उनके हाव भाव फीके पड़ गए थे। थोड़ी देर बाद एक गंजा आदमी दहाड़ा, पागल बच्चे, क्या तुम हमें चिढ़ा रहे हो? तुम सिर्फ 4 साल के बच्चे हो। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि हम मूर्ख हैं? अभय ने अपने हाथों को पीठ के पीछे करके उन लोगों को शांति से देखा। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं? अभय ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया। उसके कोमल और गोल मटोल चेहरे पर शरारत की एक चमक दिखाई दे रही थी। उसने अचानक से अपना सर उठाया और वो पूछा, तुम दोनों अंकल्स जूनियर हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने से पहले ही स्कूल छोड़ चुके थे, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? गंजा आदमी चौंक गया। क्या तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ भाग गई? अभय ने सवाल का जवाब देने से पहले एक और तीर उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया। बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला? गंजा आदमी जिसकी पत्नी छोड़कर भाग गई थी, वह अपनी फटी हुई आंखों से अभय को देख रहा था। अभय ने सब कुछ इग्नोर करते हुए आगे बोला, और ये इंटरनेट कैफे भी आगे चालू नहीं रह सकता। इस पर अभी भी बहुत से लोगों का कर्ज है ना? हाँ, पर यह सब तुम कैसे जानते हो? उनकी आवाजें तेज होती गईं और उनके चेहरे सदमे से भर गए। उन्होंने अभय को ऐसे देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। अभय पलटा और फिर से बैठ गया। क्योंकि मैं एक इंटेलिजेंट बच्चा हूं, लेकिन तुम लोग नहीं हो। आज मुझसे मिलना तुम लोगों के लिए एक भाग्यशाली मौका है। अगर तुम इसे चूक गए तो तुम अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। फिर अपने बुढ़ापे में कभी दुखी मत होना। वे लोग चौंक गए। भाई, ये क्या ये कोई छोटा राक्षस है? अभय ने आह भरी। छोड़ो, तुम लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने तो सोचा था कि तुम लोग अब जब मुझसे मिल ही गए हो तो मैं तुम लोगों को थोड़ा लाभ कमाने का अवसर दे दूं। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। चूंकि तुम लोगों की अमीर बनने की कोई मंशा नहीं है, इसलिए मुझे दान पुण्य करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे, 1 मिनट रुको। एक गंजे आदमी ने अपने भाई को एक तरफ खींचा और वे दोनों फुसफुसाने लगे। अभय ने कोक उठाया और एक घूंट लिया। गंजा आदमी फुसफुसाया, भाई, उस पर विश्वास मत करो। अगर तुम उसे ये पैसे दे दोगे तो हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। हमें पुल के नीचे सोना पड़ेगा और हमारे पास फटा हुआ कंबल भी नहीं होगा।
दूसरे गंजे आदमी ने पहले वाले को लगभग डांटे हुए कहा, देखो वह कितना छोटा है, लेकिन वह सब कुछ जानता है। वह वाकई एक इंटेलिजेंट बच्चा है। अगर हम इस अवसर को चूक गए तो हम जीवन भर गरीब ही रहेंगे। पहले वाला गंजे आदमी ने अपने दांत पीस लिए और जाने के लिए मुड़ा। जाते जाते अपने भाइयों को पीछे से समझाते हुए बोला, मैं पैसे उधार लेने जा रहा हूँ। चूंकि मैंने पहले भी कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, इसलिए अब अगर मैं थोड़े और पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा तो इसमें कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, है ना? हालांकि वह गंज आदमी ये सब कहते हुए काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह ऐसा अपने भाई के लिए मजबूरी में कर रहा था। अपने पिछले जीवन में अभय ने स्टॉक मार्केट में काफी पैसा लगाया था। उसे यह काफी इंटरेस्टिंग लगता था। अभिमन्यु का बिजनेस संभालना उसके लिए महज एक जिम्मेदारी थी, लेकिन स्टॉक मार्केट उसका एक पसंदीदा काम था। जब अभिमन्यु का काफिला छोटे इंटरनेट कैफे के सामने रुका, तब तक में अभय ने अपने आखिरी पैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदने में लगा दिए थे। गंजे आदमियों ने केवल 50,000 रुपए ही जुटा पाए थे। अभय ने इन पैसों को अलग अलग स्टॉक को खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए। बाहर शोर सुनकर अभय ने कोक स्नैक्स को एक तरफ धकेल दिया और कंप्यूटर बंद कर दिया और बोला, ठीक है, जिस आदमी को पैसे देने हैं वह आ गया है। गंजा आदमी पलटा। एक धमाके के साथ दरवाजा खुला और एक दुबली पतली आकृति पहले अंदर आई। अभय, त्रिशा चिल्लाई। अभय खड़ा हो गया और अपनी छोटी बाहें फैला दी। माँ, मैं यहाँ हूँ। त्रिशा ने दौड़कर अभय को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। अभय, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें पता है कि माँ चिंता से मर रही है? अभय ने त्रिशा की लाल और सूजी हुई आंखों को देखा और महसूस किया कि उसका दिल त्रिशा को इस तरह रोते हुए देखकर दुख रहा है। अभय ने उसकी गर्दन को गले लगाया और अपना कोमल छोटा चेहरा उसके चेहरे पर टिका दिया। माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया। त्रिशा अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने अभय को पकड़ लिया और उसे ऊपर से नीचे तक ठीक से देखा। तुम यहाँ क्यों हो? अभय ने अभिमन्यु को देखा, जो वहां बिना किसी के इमोशंस के खड़ा हुआ। अभय ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए चकित होकर बोला, क्या अभिमन्यु अंकल ने आपको नहीं बताया? जब अभिमन्यु ने यह सुना तो वह दंग रह गया। क्या यह छोटा खरगोश सारा इल्जाम उस पर डालने का प्लान बना रहा है? चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, वह इस बच्चे से नहीं बच सकता था। त्रिशा ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें जलते हुए दीपक की तरह लाल थीं। उसने अभिमन्यु को घूर कर देखा। अभिमन्यु रायजादा, तुम अब भी कहते हो कि यह तुम नहीं थे। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जाहिर सी बात थी, अभय और अभिमन्यु में से त्रिशा हमेशा अभय को ही चुनेगी। अभय त्रिशा के कंधे पर लेट गया और अभिमन्यु के बोलने से पहले वह फिर से बोल पड़ा। अभिमन्यु अंकल, क्या आप हमेशा नहीं कहते थे कि आप मेरी माँ को देखना चाहते हो? आपको मेरी मम्मी कैसी लगी? क्या मेरी माँ विशेष रूप से सुंदर नहीं है? यह कहने के बाद अभय ने अभिमन्यु को आंख मारी। अभय ने अपने मन में ही अभिमन्यु से बोला, डैडी, मैं केवल इतना ही आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं माँ से पिटना नहीं चाहता, इसलिए आपको मेरी सारी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि आपको ही जल्द से जल्द मेरा पिता बनना था, तो अब आपको इन सबको भी झेलना होगा। अभय ने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था कि वह जब त्रिशा को मिल जाएगा तो उसे केवल मुस्कुराने की जरूरत थी और सारी गलतियों का दोष अभिमन्यु पर डाल देना है। अभय ने त्रिशा के चेहरे को पकड़ते हुए बोला, अगर आपको अभिमन्यु अंकल से कुछ पूछना है तो वह भी तो आपके साथ ही आए हैं, आप उनसे अभी पूछ लीजिए। बच्चे की एक्सप्रेशन इतनी प्यारे थे कि किसी का भी दिल पिघल जाए। हालांकि अभिमन्यु को लगा जैसे कि अभय ने उसके सारे हुनर को सील कर दिया है। अभय के शब्द बहुत ही चाइल्डिश लग रहे थे, लेकिन अभिमन्यु के लिए इसमें बहुत सॉरी हिडन मैसेज छुपे हुए थे। हालांकि अभिमन्यु को महसूस हुआ कि यह बच्चा अपने बायोलॉजिकल पिता को मारने के लिए गड्ढा खोद रहा है। अभिमन्यु ने त्रिशा को अभी खुद के पास आने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं किया था। उसे चिंता थी कि वह वापस डर जाएगी, लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि वह चाहे कैसे भी समझाए, त्रिशा कभी भी उस पर विश्वास नहीं करेगी। अभिमन्यु ने अभय पर गहरी नजर डाली। यह सब मेहरबानी इस छोटे खरगोश की है।
ये बच्चा सच में उसकी लव स्टोरी का विलन बनता जा रहा है। अभिमन्यु की चुप्पी ने त्रिशा को महसूस कराया कि अभय ने जो कहा वह सच था। त्रिशा गुस्से से अपनी नाक से आवाज निकालते हुए कहा, अभिमन्यु, मुझे लगता था कि तुम एक बुरे इंसान हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घटिया हो। क्या मेरे साथ खेलना मजेदार रहा तुम्हारे लिए? हाँ। अभिमन्यु ने अपनी भौहें सिकोड़ी। त्रिशा के आंसुओं ने उसे चिंतित कर दिया। वह अचानक से बिना किसी गलती के फंस गया था। अभिमन्यु ने तुरंत अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि मैं इस छोटे खरगोश को खेलने के लिए ले जाऊंगा, पर मैं हाल ही में बहुत बिजी हो गया था, इसलिए मैं इस बात को भूल गया था। त्रिशा को उसकी बकवास पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती, तुम बस ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अब तुम जान गए हो कि मैं त्रिशा हूँ। त्रिशा ने व्यंग्य किया, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभय को मुझे बिना बताए चुपके से कहीं ले जा पाओगे? क्या तुम्हें अब अभी भी लगता है कि मैं तुमसे पहले जितना ही डरती हूँ? क्या तुम्हें अब डर नहीं लगता? अभिमन्यु ने गंभीरता से पूछा। त्रिशा गुस्से से दांत पीसकर सिर्फ एक ही शब्द बोल पाई, तुम अभिमन्यु रायजादा? त्रिशा सच में अभिमन्यु को मारना चाहती थी। बिल्कुल, वह अभी भी इस खूंखार अभिमन्यु रायजादा से बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन फिलहाल वह सिर्फ दिखावा कर रही थी कि वह बहुत स्ट्रांग है और उसे बिल्कुल भी नहीं डर रही है। लेकिन त्रिशा को यह भी लग रहा था कि अभिमन्यु अभय के सामने उसके साथ कुछ नहीं करेगा, इसलिए वह थोड़ी सी कॉन्फिडेंट भी थी। त्रिशा ने अभय को उठाया और अभिमन्यु को दूर धकेलना चाहा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभय को उठाने के बाद अचानक से लड़खड़ा जाएगी। वह लगभग गिर गई, लेकिन अभिमन्यु ने उसको उसकी कमर से पकड़ ली। मुझे तुम्हें उठाने दो। ये कहने के बाद अभिमन्यु झुका और अभय को उठाने लगा। मेरे बेटे को मत छुओ। त्रिशा ने अभिमन्यु का हाथ हटाया और वहां से दूर चली गई। वहीं अभय ने अपने चेहरे पर एक शानदार मुस्कान के साथ अभिमन्यु की तरफ अपने हाथों को लहराया, जैसे वह अपने विजय पर अभिमन्यु को चिढ़ा रहा हो। अभिमन्यु उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसे गंजे आदमी ने रोक दिया। उस बच्चे ने मुझसे इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। बोलते हुए उसने एक कागज का टुकड़ा अभिमन्यु के हाथ में पकड़ा दिया। अभिमन्यु ने उसे कागज के टुकड़े को पकड़ लिया और खोला। इसमें लिखा था, बूढ़े अभिमन्यु रायजादा, मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। मुझ पर भरोसा मत करो, तुम एक मर्द हो, जाओ और अपने लिए रास्ते खुद बनाओ। जब अभिमन्यु ने यह देखा तो उसे नहीं पता था कि क्या करना है या कैसे रिएक्ट करना है। उसने नोट को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। वह हंसा। ये छोटा बदमाश, अभिमन्यु ने सोचा। कोई बात नहीं, इस छोटे अभय पर बाद में विचार करना बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए उसे ऐसे ही छोड़ देना बेहतर होगा, नहीं तो उसकी माँ मुझे कच्चा चबा जाएगी। हालांकि वास्तव में उसे अभय एक बच्चा कम और मकड़ी का जाल ज्यादा लग रहा था। अभिमन्यु जाने के लिए मुड़ा, लेकिन गंजे आदमी ने जल्दी से कहा, सर 1 मिनट रुको। वह रुका और उन दोनों की तरफ देखा। उस नजर ने उन दोनों को एक साथ कांपने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अभिमन्यु की शांत आंखें भी काफी डरावनी होती थीं। गंजे आदमी ने खुद को संभालने की कोशिश की और कांपते हुए अपनी जेब से बिल निकाला। देने से पहले वह थोड़ा सा खासा पर फिर बिल को अभिमन्यु की तरफ बढ़ा दिया। यह तो बस एक बिल है, आपको इसमें एक नजर डालनी चाहिए। अभिमन्यु ने इसे नहीं लिया। उसने बिल को ठंडी नजर से देखा। गंजे आदमी ने अपनी लार निगली और घबराते हुए कहा, यह खर्चा तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ था। तुम आज कार के किराए का पेमेंट कर सकते हो। बाकी के लिए तुम्हें मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराया। यह देखकर कि अभिमन्यु बोल नहीं रहा था, गंजा आदमी कांप उठा और बिल वापस ले लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, कोई बात नहीं, क्यों ना हम इसे भूल जाते हैं। इसे देने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम अपना और छोटे बच्चे का ख्याल रखो। वह लोग आखिर में इतना डर गए थे कि उन्होंने बिल को वापस अपनी जेब में डाल लिया। उन्हें अभिमन्यु जब से कैफे के अंदर आया था तभी से डरावना लग रहा था। अभिमन्यु ने असिस्टेंट समर की ओर देखा। असिस्टेंट समर जल्दी से आगे आया और उसने एक चेक निकाला और उन लोगों को थमा दिया। क्या यह तुम लोगों के लिए पर्याप्त है? वे लोगों घबराकर देखने के लिए आगे आए। वे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें रगड़ी और उस पर शून्यों को एक साथ गिना। 7 के पीछे 5 शून्य थे। अभी वे लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन अब वे खुशी से कांप रहे थे। बस, ये बहुत ज्यादा है। ये वाकई बहुत ज्यादा है। सिर्फ 50,000 ही काफी होंगे।
हालांकि वे लोग बहुत होशियार नहीं थे, फिर भी वे काफी ईमानदार थे। वे शुरू में अपना पैसा वापस लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरी पार्टी उन्हें एक बार में 7 लाख दे देगा। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। नहीं, ये तुम लोग डिजर्व करते हो। आज हमारे छोटे बॉस की इतनी अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए धन्यवाद, असिस्टेंट समर ने कहा। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, गंजे आदमियों ने लगभग हकलाते हुए कहा। अभिमन्यु ने एक उखड़ती हुई नजर उन लोगों पर डाली और फिर बिना किसी इंटरेस्ट के वह पीछे मुड़ गया। अभिमन्यु ने इंटरनेट कैफे से जब बाहर निकला तो उसे त्रिशा और अभय बाहर कहीं भी नहीं दिखे। उसने बॉडीगार्ड से पूछा, वह कहाँ है? बॉडीगार्ड ने कहा, वह बच्चे को लेकर चली गई। तभी बॉडीगार्ड को अपने बॉस की ओर से खुद के ऊपर मौत की नजरें महसूस हुई। अभिमन्यु ने तुरंत ड्राइवर से कार की चाबी को छीना और उसमें बैठकर तेजी से कार को आगे बढ़ा दिया। उसने त्रिशा और अभय का पीछा किया। कुछ दूर जाते ही उसे रोड के किनारे त्रिशा और अभय साथ दिखाई दिए। त्रिशा जब कैफे से बाहर निकली थी तो उसने अभिमन्यु को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। उसने बच्चे को बड़ी मुश्किल से उठाया और दृढ़ता से चली गई। अभिमन्यु के पास कार से बाहर निकलने और जल्दी से उसका पीछा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अभिमन्यु त्रिशा के पास पहुंचकर अभय को उसकी गोद से लेने की कोशिश की। वह बहुत मोटा है, मुझे उसे उठाने दो। अभय। अभिमन्यु के शब्द को सुनते ही उसकी आंखें छोटी हो गईं। अभय के चेहरे पर अभिमन्यु के लिए केवल 3 शब्द, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। त्रिशा ने अभिमन्यु के हाथ को झटक दिया और कुछ नहीं बोली। उसके होंठ कसकर बंद थे और उसका माथा पहले से ही पसीने से तर था। अभय त्रिशा के कंधे पर लेट गया और पूछा, मम्मी, अगर भविष्य में आपको और मुझे एक सौतेला पिता मिल जाए तो क्या आप अभय को प्यार करना बंद कर दोगी? मम्मी, मुझे लगता है कि अभिमन्यु अंकल वाकई मेरे सौतेले पिता बनना चाहते हैं। पिछली बार उन्होंने चुपके से मुझसे उन्हें डैडी कहने के लिए भी कहा था। अभिमन्यु अभय के शब्द को सुनते ही एकदम स्पीचलेस हो गया। वह कुछ और सोच या समझ पाता उससे पहले ही उसे अपने कानों में त्रिशा की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। मिस्टर अभिमन्यु रायजादा, मुझे उम्मीद है कि आप फिर से मेरे बेटे के सामने नहीं आएंगे। इस वक्त त्रिशा का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वह अपनी जलती हुई निगाहों से अभिमन्यु को घूर रही थी। अभय अभिमन्यु की तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ साफ लिखा था, आपने ही पहले मुझे उकसाया। हम। अभय ने अभिमन्यु की ओर अपनी जीभ निकाली। इस बच्चे का अभिनय सच में कुछ ज्यादा ही रियल और प्यारा था। हालांकि अभिमन्यु को अचानक लगा जैसे उसने अपने लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर ली हो, जिसका उसके पास अभी तक कोई समाधान नहीं था। यह रास्ता थोड़ा ऊबड़ खबर था और इस समय ठंडी हवाएं भी चल रही थी, जिससे त्रिशा के काले बाल उड़ रहे थे। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन इतनी दूर चलने के बाद उसके गाल लाल हो गए थे। उसकी आंखें चमकीली और प्यारी थीं। इस समय त्रिशा आग की लपटों में जलते हुए गुलाब की तरह थी। वह इतनी सुंदर थी कि आसानी से उसके तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता था। कमजोर, सुंदर, जिद्दी। अभिमन्यु ने त्रिशा को गहरी और इंटेंस नजरों से घूर रहा था। अभिमन्यु को महसूस हुआ जैसे कि त्रिशा के गुस्से से हिलते हुए गुलाबी होंठ उसे इनवाइट कर रहे हैं कि वह उन्हें जाकर अपने होठों से छू ले। वह सच में बहुत प्यारी लग रही थी। अभिमन्यु खुद को कैसे कंट्रोल करे उसे ऐसे देखकर, पर अभिमन्यु थोड़ा सा शॉक्ड भी था। त्रिशा का यह नया अवतार देखकर अभिमन्यु ने अपनी आंखें नीचे की और मुस्कुराया। किसी कारण से त्रिशा ने सबकॉन्शियस रूप से अभय को अपनी बाहों में लेकर एक कदम पीछे हट गई। उसे लगा कि अभिमन्यु पहले से अलग है। वह एक डेविल किंग की तरह था जिसने अपनी मुंह की सील तोड़ दी थी। अगर अभिमन्यु न हंसे तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर हंसे तो जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अभी अभी वह अपने गुस्से में इतनी डूब गई थी कि वह लगभग इस आदमी के असली डरावने स्वभाव को भूल गई थी। जब अभिमन्यु फिर से ऊपर देखा तो उसकी आंखें पहले से ही असीम कोमलता से भरी हुई थी। उसके होठों पर मुस्कान वसंत में खिले लाल गुलाब की तरह थी। कोई भी खूबसूरत नजारा उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं इस छोटे खरगोश के पास नहीं आऊंगा, अभिमन्यु ने त्रिशा के करीब आते हुए कहा। अभय ने अपना मुंह चौड़ा किया। क्या उसके कंजूस पिता से बात करना इतना आसान था? अगले ही पल उसने फिर से अभिमन्यु की मधुर आवाज सुनी। अब मैं सिर्फ तुम्हारे पास आऊंगा। अभय ने अपनी उंगली काट ली। ओह, ये मेरा कंजूस पिता कितना गंदा इंसान था। उसने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि अभिमन्यु कुछ ऐसे शब्द भी बोल सकता है।